वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो यूरो सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.151 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड है। आज का प्रॉब्लम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आज की प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। Two bars of masses m1 and m2 connected by a weightless spring of stiffness k rest on a smooth horizontal plane. Bar 2 is shifted a small distance x to the left and then released. Find the velocity of the center of inertia of the system after bar 1 breaks off the wall. तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम में सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक वर्टिकल वॉल है और उसके अगेंस्ट एक बार 1 और बार 2 ये दो रखा हुआ है और ये दोनों ही एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इस सिस्टम को हमने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, मतलब फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है, राइट। अब हम क्या करते हैं कि ये जो बार 2 है इसको हम लोग x डिस्टेंस से लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इसको कंप्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इनर्शिया या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं एट द इंस्टेंट व्हेन बार 1 दैट इज दिस बार ब्रेक्स ऑफ द वॉल। ब्रेक्स ऑफ द वॉल मतलब हुआ कि कब ये इस वर्टिकल वॉल को छोड़ देगा, राइट। तो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो अब कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले हमें यहां पर यह सोचना पड़ेगा कि बार 1 जो है ये इस वर्टिकल वॉल को कब छोड़ेगा। अगर हम ये डिकोड कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम लोग प्रॉब्लम पे आसानी से सोच सकते हैं। अब जरा देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। तो ये इनिशियल सिचुएशन है। अच्छा, यहां पर जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, मतलब नेचुरल लेंथ में, राइट। तो ये नेचुरल लेंथ में भी दिया हुआ है। अब हम इसको कंप्रेस करते हैं, राइट। तो अभी क्योंकि ये नेचुरल लेंथ में है तो कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है कहीं पे भी, मतलब बैलेंसिंग सिचुएशन में है ये, है ना। m1 देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल इधर काम कर रहा होगा जो, और वो m1g से बैलेंस होगा। यहाँ पे n2 जो होगा वो m2g से बैलेंस हो रहा होगा और यहाँ पर इसके अलावा कोई भी दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा होगा। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, अब ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो गया तो ऑब्वियसली इसका लेंथ चेंज हो गया, और अगर लेंथ चेंज हो जाता है नेचुरल लेंथ से तो स्प्रिंग फोर्स काम करना शुरू कर देगा। अब हम डेफिनेटली कह सकते हैं, अगर देखें यहाँ पर क्योंकि ये कंप्रेस स्टेट में है तो m1 पे जो फोर्स काम करेगा स्प्रिंग फोर्स काम करेगा, राइट। यहाँ जो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा जो kx काम करेगा इधर काम करेगा, और ऑब्वियसली इस पे अगर देखेंगे तो इस पे स्प्रिंग फोर्स इधर काम करेगा, राइट। अच्छा, ये अभी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल वॉल है तो ये यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा, जो वर्टिकल वॉल दे रहा होगा उससे बैलेंस हो रहा होगा, राइट। तो एक बात तो क्लियर है कि इस डायरेक्शन में क्योंकि ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है तो एज लॉन्ग एज ये kx काम कर रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल वर्टिकल वॉल के साथ इंटैक्ट होके रहेगा, राइट। और हमने इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया। अब क्या होगा इसके बाद, मतलब इस वर्टिकल लाइन में, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ का लाइन है तो इस लाइन से ये जब तक ये लेफ्टवर्ड होगा स्प्रिंग तब तक ये ब्लॉक इस वर्टिकल वॉल को इधर प्रेस करता रहेगा। तो इस वॉल को छोड़ने का कोई चांस ही नहीं होता है। ये वॉल को कब छोड़ेगा? जब हमने इसको कंप्रेस करके छोड़ दिया और ये जब वापस ये आएगा अपने नेचुरल लेंथ में, राइट। जब ये नेचुरल लेंथ में आएगा तो यहां ऑब्वियसली ये सर्टेन वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, नहीं, जब ये नेचुरल लेंथ में आएगा। और जैसे ही इस पोजीशन से ये जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स अगर देखेंगे तो इस पे राइटवर्ड काम करना शुरू हो जाएगा, राइट। स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इस पे राइटवर्ड काम करेगा, इस पे लेफ्टवर्ड काम करेगा, और इसी राइटवर्ड फोर्स की वजह से ये इस वर्टिकल ये जो वॉल है इसके सरफेस को छोड़ेगा, राइट। तो हमें क्योंकि लिमिटिंग सिचुएशन बताना है तो एग्जैक्टली यहां जो पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्चुअली इस पोजीशन पे पूछा गया है, क्योंकि इसके थोड़े ही बाद थोड़ा सा डिस्टेंस आगे बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स काम करना शुरू होगा और इस पे राइटवर्ड काम करेगा, और इसी राइटवर्ड स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये वर्टिकल वॉल को छोड़ देगा। तो ये जो क्रक्स है इस क्वेश्चन का ये है, ठीक है।
अब ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम करेगा यहाँ पर, और जो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा जब तक ये कंप्रेस स्टेट में है, तो इसका कोई वर्क डन आएगा नहीं। नॉर्मल यहाँ पे जो ये वर्टिकल वॉल दे रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स है, बट इसका कोई वर्क डन काम नहीं करेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है। इस नॉर्मल का कोई वर्क डन नहीं होगा और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है यहाँ पर, राइट। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अच्छा अभी तक यहां का जो वेलोसिटी होगा इस सिचुएशन तक, इसका वेलोसिटी 0 ही होगा, राइट, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। जब तक ये कंप्रेस स्टेट में है तब तक ये मूव कर नहीं सकता, तो वेलोसिटी इसका 0 ही होगा। इससे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तब इसके पास सर्टेन वेलोसिटी आएगा। तो हम लोग क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहां जो हमने एक्स से कंप्रेस किया तो कितना स्प्रिंग पोटेंशियल स्टोर्ड होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये कहां स्प्लिट होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर जो होगा वो दोनों के काइनेटिक एनर्जी में स्प्लिट होगा। तो ये लिखेंगे हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है वो इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच में लगाया है। तो यहां पर जो इसके पास सिर्फ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है और ये स्प्रिंग पोटेंशियल दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। ये वापस अपने नेचुरल लेंथ में आ गया है, तो यहां पर तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, राइट। तो इसका एंटायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इस दोनों के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन v1 तो मेरा 0 है, क्योंकि मेरा v1 0 है तो ये एंटायर टर्म 0 हो गया। सो 0 प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, राइट। तो यहां से v2 जो मेरा होगा k बाय m2, इसका रूट अंडर इंटू एक्स हो जाएगा, राइट। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग क्या बोलेंगे, m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो लिमिटिंग सिचुएशन में, क्योंकि इसके ठीक बाद ये इस सरफेस को छोड़ देगा, बट तब तक वेलोसिटी इसका 0 ही होगा। सो m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू रूट अंडर k बाय m2 into x by m1 plus m2. So this comes to be root under m2k by m1 plus m2 into x. तो velocity of center of mass जो होगा उसका वैल्यू इतना होगा। This is our final answer. Interesting? So that's all for this video.